खबरें अनकही में आज जो मैं अगली खबर आपको बताने जा रही हूं, उससे हम सब लोगों की, पत्रकारों की, न्यूज एंकर्स की कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं। और वो खास यादें अच्छी नहीं है, बहुत बुरी हैं। मुझे खुद याद है कि उस दौरान जब मैं न्यूज एंकर थी, तब इस कांड की खबर मैं पढ़ा करती थी और कई बार ऐसा हुआ है कि खबर पढ़ते पढ़ते स्टूडियो में मैं रो पड़ी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और रूह कांप जाती थी उस घटना के, उस कांड के डिटेल्स आप दर्शकों तक पहुंचाने में। लेकिन इतने साल बाद उस खबर का हुआ क्या? नोएडा के निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली जेल से बाहर आ गया है। 19 साल बाद वो आजाद हो गया। जिसे कभी निठारी का राक्षस कहा जाता था, अब वो खुली हवा में सांस ले रहा है। 12 नवंबर को ग्रेटर नोएडा की जेल से उसकी रिहाई हो गई है। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने हम सबको चौंका दिया। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सुरेंद्र कोली की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार कर ली और उसे सभी आरोपों से बरी करते हुए रिहाई के आदेश दे दिए। कोर्ट ने 2011 के अपने ही फैसले को वापस ले लिया, वो फैसला जिसमें कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 2014 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें कोली की पुनर्विचार याचिका खारिज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एक ही सबूत के आधार पर दो अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। जब कोली को 12 केसों में बरी किया जा चुका है और सभी केसों के सबूत एक जैसे हैं, तो आखिरी केस में भी उसे बरी किया जाना चाहिए। ऐसा ना करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबूतों की कमी पड़ गई? क्यों 19 बच्चों की हत्या के आरोपी को आजाद कर दिया गया? आप सोचिए, आज भी ये खबर पढ़ते समय मुझे जो अफसोस हो रहा है वो मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अदालत का फैसला है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आज तक। दिसंबर 2006 की बात है। नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास एक बड़ी कोठी थी जिसका नंबर था D5। यह कोठी एक बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पंढेर की थी। 29 दिसंबर 2006 को इसी कोठी के पीछे नाले से एक भयानक खोज हुई। पुलिस को वहां से 8 मानव कंकाल मिले, बोरों में भरी हुई हड्डियां मिली, बच्चों के कपड़े और जूते मिले। ये सब देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। न्यूज चैनल्स के जरिए खबर पूरे देश में फैली तो लोग सुनकर सन्न रह गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद उस वक्त ये खबर पढ़ी थी तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। अगले दिन 30 दिसंबर को और भी कंकाल मिले। जांच में पता चला कि सब 2005 से 2006 के बीच हुआ था। कुल मिलाकर करीब 19 बच्चों के अवशेष मिले थे। जांच शुरू हुई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला था मुनिंदर सिंह पंढेर जो कोठी का मालिक था। दूसरा था सुरेंद्र कोली जो पंढेर का नौकर था। कोली 2004 से पंढेर की कोठी में काम कर रहा था। जब 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया तो कोठी में सिर्फ पंढेर और कोली ही रह रहे थे। शुरुआत में कोली ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने फरवरी और मार्च 2007 में दिल्ली में अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था। हालांकि कोली ने यह भी कहा कि पंढेर को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस और CBI ने दोनों को आरोपी बनाया। इस केस का खुलासा कैसे हुआ, इस पर मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम की रिपोर्ट देखिए। उसी खौफनाक कोठी से। ये जो मेरे पीछे 2 मंजिला मकान आप देख रहे हैं, ये है D5, निठारी गांव की D5 कोठी, जो एक समय पर सुर्खियों में थी। सुर्खियों में क्यों थी? क्योंकि यहीं पर अंजाम दिया गया था निठारी कांड को। वो कांड जो हर किसी की जबान पर था, है और शायद आगे भी रहेगा। ऐसा सीरियल किलिंग केस जो अब तक ना हुआ था और हम चाहेंगे नहीं कि आगे ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। यही वो कोठी है जिसके अंदर माना गया था और जिसके अंदर इतने सारे शव मिले, इतने बच्चों के कंकाल मिले, जो एक गुत्थी है और आज भी अनसुलझी पहेली है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया और किसने किया।
यही वो नाला, मैं चाहूंगी कि मेरे जो साथी हैं वो इस नाले पर जरा दिखाएं कि यही वो नाला जहां पर थैलियों में कभी एक खोपड़ी मिली, कभी कुछ हड्डियां मिली, कभी किसी की हथेली मिली और कभी किसी के गुर्दे मिले। ये जो खंडर सी एक कोठी आप देख रहे हैं, एक टाइम पे चमचमाती कोठी थी। आसपास की जो ये गांव है, आसपास की जो गलियां हैं, एक समय पे बहुत खिलखिलाती थी, लेकिन उस कांड ने यहाँ की पूरी जिंदगी को बदल दिया, यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बदल दिया, उन बच्चों के बचपनों को छीन लिया जो यहाँ पर रहते थे। इस केस की शुरुआती जांच नोएडा पुलिस ने की, लेकिन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे तो 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने 16 केस दर्ज किए। सुरेंद्र कोहली के खिलाफ और मुनिंदर पंढेर के खिलाफ भी 6 केस दर्ज हुए। सीबीआई की कई टीमें निठारी की कोठी पर गईं और दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। नार्को टेस्ट भी कराया गया, लेकिन बाद में पता चला कि सीबीआई की जांच में भी कमियां थी। क्राइम सीन को सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया। बहुत सारे सबूत खराब हो गए या गायब हो गए। अहम गवाहों को समय पर नहीं बुलाया गया। ये सब बाद में बड़ी समस्या बन गई। पुलिस ने कुल 19 मामले दर्ज किए थे। सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मुनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए। इसी पूरी जांच पड़ताल के दौरान निठारी के लोगों ने किन किन चीजों का सामना किया, सुनिए। उस समय जब ये हाँ, हम यहीं थे। तो कुछ बताना चाहेंगे उस समय क्या हुआ था, कैसी मतलब वो तस्वीर थी, भयानक 2-4 दिन जो बीते होंगे जब ये सारी चीजें चली, तो कैसा था उस समय? भैया हम तो रोज 11 बजे तक, जो अब जो लड़का बात जो कर रहा है, इसके दादा तो हुई बैठे रहे घूमते फिरते, हम लोगों को जब भी पता नहीं लगा। हमारे बच्चे भी घूमे फिरे, गांव के बच्चे भी, कोई गांव के बच्चे, कोई किसी को उन्होंने पकड़ा नहीं, कोई एक आध किसी के उसके चक्कर में आगा हो तो आगा हो, जितने भी सब बाहर के बच्चे, लेडीज पेडीज सब वो उन्होंने इस्तेमाल करी हैं। वो कोई बाहर के एक आध जो उनके चक्कर पकड़ में आ गए, ये लड़का के जो ये पकड़ लिया उस शक में, तो ये लड़का जो है उस शक में पकड़ा गया, पूछता है उनका जो हुआ कैसे छुट गए हो। तो यहाँ तो भैया जो पुलिस है, पुलिस कोई घर घर में थोड़ी घूम रही है भाई, घर घर में कौन क्या हो रहा ना हो रहा, वो तो बाहर से जब कुछ कर रहे थे। पता ही नहीं चला था जब सब कुछ हो। हाँ, तो चुपचाप कहो, पता ना जी कितने दिन से चल रहा है, ऐसा हमें पता नहीं है। और जब ड्रेन में कंकाल वंकाल मिले तब क्या था? अब भैया अब कंकाल किसके ना है इतने तो हमें पता ना। हाँ, निकले हमारे सामने। आप तो सर में आपने देखा तो होगा। हाँ, देखा था। उस टाइम मेरी शादी भी नहीं होगी, हम तो घूमते रहते थे, हमें तो पता भी नहीं था कि इस कोठी में ऐसा हो रहा है। यहाँ आसपास में घूमना फिरना डेली का था। अब अचानक ही पता लगा कि बच्चे गायब हो रहे। पहले किडनैपिंग का बोला गया। हाँ, उसके बाद में पता लगा कि हाँ, इस कोठी में ये नौकर, उसका नाम क्या है, सुरेंद्र कोहली, चाय पीता था। हाँ, वही ऐसे काम करता था, कोठी में बच्चों को बहका के। और सरदार भी रहता था। सरदार मालिक पता नहीं आता था नहीं आता था, वो तो जब नौकर ऐसा करा तो मालिक के कांटेक्ट में तो होगा जरूर, ऐसी बात तो नहीं है नहीं होएगा। मेरी कोठी में कोई काम हो रहा है मुझे नहीं मालूम होगा इतने दिनों से, तो वही जो है ऐसा चलता रहा। तो पता लगा कि ये दोनों दोषी हैं, पुलिस ने इनको उठाया भी, उसके बाद में पता नहीं क्यों छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें। 12 फरवरी 2009 को पहला बड़ा फैसला आया। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। केस था 14 साल की रिम्पा हल्दर की हत्या का। 13 फरवरी 2009 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। यह पहला केस था। इसके बाद कोहली को और भी केसों में सजा हुई। मई 2010 में दूसरे केस में फिर फांसी की सजा। 2010 से 2012 के बीच 3 और मामलों में फांसी की सजा हुई। कुल मिलाकर सुरेंद्र कोहली को 10 मामलों में सजा हुई थी और मुनिंदर पंढेर को सिर्फ 2 केस में सजा हुई। फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फांसी की सजा बरकरार रखी। सितंबर 2014 में कोहली के लिए फांसी का वारंट जारी हुआ। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोहली का डेथ वारंट भेजकर इसे लागू कराने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रपति ने कोहली की दया याचिका खारिज कर दी थी। कोहली को मेरठ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फांसी नहीं हुई। जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि दया याचिका के फैसले में बहुत देरी हुई थी।
असली मोड़ अक्टूबर 2023 में आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सीबीआई सबूतों से पूरे शक को साबित नहीं कर पाई। जांच में बहुत सारी गलतियां हुई थी। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 केसों में बरी कर दिया। मुनिंदर सिंह पंढेर को भी बरी कर दिया गया। पंढेर 3 दिन बाद जेल से रिहा हो गया। लेकिन कोहली के खिलाफ अब भी एक केस बचा था। ये रिंपा हल्दर की हत्या का केस था। इसी केस में कोहली को फांसी की सजा हुई थी। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की 14 अपीलें खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था, सबूत पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे। अब सुरेंद्र कोहली के पास आखिरी हथियार बचा था, क्यूरेटिव पिटीशन। ये एक विशेष याचिका होती है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे आखिर में दायर की जाती है। ये न्याय की गंभीर गलती को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। 7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोहली ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में एक सवाल उठाया जिसमें कहा गया कि जब सभी केसों के सबूत एक जैसे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग-अलग फैसले कैसे एक साथ टिक सकते हैं। पहला फैसला 2011 का था जिसमें उसे फांसी की सजा दी गई। दूसरा फैसला 2025 का था जिसमें बाकी 12 केसों में उसे बरी किया गया। दोनों केसों में सबूत की बुनियाद एक ही थी। इसके बाद 10 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार कर ली। कोर्ट ने 2011 और 2014 के सभी आदेश निरस्त कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शक कितना भी गहरा हो, वो सबूत नहीं बन सकता। निर्दोष होने की धारणा उस समय तक बनी रहती है जब तक अपराध साबित ना हो जाए, और ये साबित होना चाहिए सही सबूतों के जरिए। जब सबूत फेल हो जाते हैं तो सही फैसला यह है कि सजा को रद्द कर दिया जाए, भले ही मामला भयानक अपराध से संबंधित ही क्यों ना हो। फिर कोहली को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया और 13 नवंबर को सुरेंद्र कोहली जेल से बाहर आ गया। तो ये थी निठारी कांड की पूरी कहानी। 2006 में जो केस शुरू हुआ था वो 2025 में खत्म हो गया। 19 बच्चों की हत्या का केस था और 19 साल बाद क्लोज हो गया। 2 लोगों को फांसी की सजा हुई, लेकिन आज दोनों आजाद हैं। सवाल एक ही है कि क्या यही न्याय है? याद है आपको जेसिका लाल हत्याकांड पर एक फिल्म बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। अब शायद हमें यही कहना होगा, नो वन किल्ड दोज 19 चिल्ड्रन। हमें नहीं पता वो 19 बच्चे कहां गए, क्योंकि उन्हें तो किसी ने मारा ही नहीं ना। इस फैसले ने 19 साल पुराने जख्मों को हरा किया है। और मेरी बात शायद वो लोग समझ सकते होंगे जिन्होंने 2006 में इस केस को बहुत करीब से देखा और समझा है। हम सबका दुख और दर्द आज एक ही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते।